जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों? स्टोरेज के हवाले से कल हमने बेसिकली बात की थी। हम थोड़ा-सा डिस्कस कर रहे थे कि लेट्स सपोज़ डिस्क ऐड करते हैं, तो डिस्क मैं एक ऐड करता हूँ। अच्छा, बिफोर एडिंग डिस्क 2 टूल्स बहुत कॉमन हम यूज़ करते हैं पार्टिशनिंग के लिए, कि लिनक्स के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, चाहे वो आपका CentOS है या Ubuntu है, तो 2 कॉमन टूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक आपका पार्टेड की यूटिलिटी होती है। मैं बेसिकली यहाँ पे लिख भी देता हूँ। एक पार्टेड यूटिलिटी होती है और एक यूटिलिटी होती है fdisk। कल हम डिस्कस भी कर रहे थे। ठीक है, तो दोनों आप यूज कर सकते हैं। दोनों जो है वो CentOS, रेड हैट पे भी यूज कर सकते हैं, और इन दोनों को ही आप जो है वो Ubuntu के ऊपर भी आप यूज कर सकते हैं। और इनकी सपोर्ट बाकी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। तो लेकिन अभी दोनों में फर्क क्या है? दोनों दोनों ही आप यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोबेबली मैं प्लीज फॉलो बोथ थिंग्स, वंस न्यू एडिशन एंड वन एक्सपेंशन ऑफ दिस। ओके, मैं दोनों ही बेसिकली आपको ओवरव्यू दे दूंगा, लेकिन मैं बेसिकली जो डिफरेंस बताने लगा था कि fdisk की जो थोड़ी बहुत लिमिटेशन होती है, वो उसका बेसिकली जो डिस्क को फॉर्मेट करने का, के जो पार्टीशन क्रिएट करते हैं, तो अगर पार्टीशन का साइज 2 TB से कम है, तो उसके लिए तो fdisk इज ओके। ठीक है, पार्टेड भी ओके, fdisk भी ओके। लेकिन अगर 2 TB से ज्यादा साइज है आपकी पार्टीशन का, तो फिर पार्टेड यूटिलिटी इज बेटर एज कम्पेयर टू fdisk। क्योंकि उसकी रीजन है, हमारा जो बायोस होती है, ठीक है, एक मतलब जो हमारा, हम सिस्टम को बूट करते हैं, तो दो बेसिकली हमारे पास ऑप्शन आती है, एक बायोस और एक UEFI, अल्ट्रा एक्सटेंडेड फर्मवेयर इंटरफेस, जो कि नया, इसमें काफी अरसे से है वैसे, तो ज्यादातर आजकल वही यूज हो रहा है। तो बायोस में जो ड्रॉबैक्स हैं, एक तो ये है कि वो 32 बिट आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है, और 64 बिट आर्किटेक्चर के लिए इतनी सपोर्ट उसमें एग्जिस्ट नहीं करती। और दूसरा ये है कि जो हम बात करते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड की, सुना होगा आपने, MBR पार्टीशन या GPT पार्टीशन। तो MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड, उसकी जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है वो 2 TB से ज्यादा की पार्टीशन नहीं बना सकता, और ये बायोस की भी लिमिटेशन है। जीपीटी की अगर हम बात करें, या हम UEFI की बात करें, अल्ट्रा एक्सटेंडेड फर्मवेयर इंटरफेस की, तो उसमें ये सपोर्ट है हमें कि हम 2 TB से अगर फाइल ग्रेटर साइज है, तो हम उसकी पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। बल्कि इनफैक्ट फ्रॉम 2 TB से लेके आप 8 बिलियन TB तक की पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग UEFI, और उसके अंदर GPT पार्टीशनिंग स्कीम को यूज करके। तो ये एक डिफरेंस है इन दोनों में। तो जो पार्टेड यूटिलिटी है वो दोनों को सपोर्ट करती है। ठीक है, और जो आपकी fdisk की यूटिलिटी है वो सिर्फ मास्टर बूट रिकॉर्ड को सपोर्ट करती है। एग्जैक्टली ऐसा है। तो मास्टर बूट रिकॉर्ड या MBR बेस्ड जो पार्टीशनिंग स्कीम होती है, उसकी जो अगर मैं उसकी मैक्सिमम वैल्यूज की बात करूं, तो 32 बिट आर्किटेक्चर को सपोर्ट करेगी एग्जैक्टली। जिस तरह आपने कहा कि 4 प्राइमरी पार्टीशन और एक्सटेंडेड पार्टीशन को, लॉजिकल पार्टीशन को मिला के 15 टोटल एक्सटेंडेड एंड लॉजिकल पार्टीशन बना सकते हैं आप यूजिंग MBR पार्टीशनिंग स्कीम। ठीक है, और मैक्सिमम साइज भी 2 TB है। जबकि GPT के अंदर एज सच कोई लिमिटेशन, मतलब उसमें 128 पार्टीशंस की है, या मैक्सिमम 128 पार्टीशंस बना सकते हैं, और 8 ZB तक आप पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, जो 8 ZB मीन्स के 8 बिलियन टेराबाइट संभाल बनती है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन मास्टर बूट रिकॉर्ड और GPT। अब ये इतनी बड़ी साइजेस की डेटाबेसेस होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, जैसा बहुत बड़े लेवल पे अगर बात करें आप, तो जो डेटाबेस सर्विसेज होती हैं उनको मोर देन 2 TB का भी डेटाबेस स्पेस हो सकता है, टेबल स्पेस हो सकती है। तो उसके लिए फिर आपको GPT पार्टीशन स्कीम चाहिए। तो दोनों का फ्लेवर दे दूंगा, लेकिन प्राइमरी हम पार्टेड को रखेंगे, और बैकएंड के ऊपर मैं fdisk का भी आपको बता दूंगा कि दोनों से आप किस तरह से ऑपरेशंस करेंगे। लेकिन डिफरेंस मैंने आपको टूल्स का बता दिया कि अगर आप यूज करेंगे तो इट्स बेटर टू यूज दैट पर्टिकुलर टूल जिसमें दोनों की सपोर्ट आपके पास एग्जिस्ट करती हो। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि मैं यहाँ पे एक डिस्क अटैच करता हूँ दोनों के साथ। ठीक है, और हम यहाँ पे, मैं वर्चुअल मशीन यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो क्लाउड इंस्टेंस के अंदर भी आप डिस्क अटैच कर सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक ऐड हार्ड डिस्क कर देता हूँ, ऐड न्यू स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क कर लेता हूँ, और इसको मैं लेट्स सपोज साइज दे देता हूँ 10 GB, और मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है,
तो मैंने बेसिकली 2 डिस्क अटैच कर दी, एक सेंटोस वाली मशीन में, एक यूबंटू वाली मशीन। क्योंकि टूल दोनों में कॉमन है, दोनों में पार्टेड भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों में आप fdisk भी यूज कर सकते हैं, इसलिए जो कमांड्स हम यूज करेंगे वो दोनों में कॉमन कमांड्स है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। अब लेट्स सपोज अगर हम बात करें कि जो मैंने डिस्क ऐड की, तो अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो lsbl के कमांड से हम चेक कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी ये STC के नाम से ये 10 GB की हार्ड डिस्क ये ऐड होगी, उसने उठा ली, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। अगर ना पिक करे तो आप पार्ट प्रॉप या मॉड प्रॉप, डिफरेंट कमांड्स हैं, इनको जो है वो यूज करके sudo पार्ट प्रॉप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कमांड्स को एग्जीक्यूट करके आप जो है वो अगर कोई चेंज डिटेक्ट करनी है तो वो चेंज भी डिटेक्ट हो सकती है। तो ये जनाब आपके पास यहाँ पे डिस्क आ गई। और अगर मैं यहाँ पे यूबंटू की बात करूँ तो यूबंटू में भी हमने डिस्क ऐड की है, तो इसमें भी हम इसी कमांड को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं lsbl के। तो यहाँ पे भी हमारे पास 10 GB की एडिशनल डिस्क हमारे पास यहाँ पे नहीं है, उसने डिटेक्ट की। लेट्स सपोज हमारे पास ये आ गई STC 10 GB की। अब डिस्क हमने अटैच की, तो इसकी हमने पार्टीशनिंग करनी है। तो पार्टीशनिंग करने के बाद अब हम जो है वो इसको मतलब पार्टीशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किसी यूटिलिटी के थ्रू इसकी पार्टीशनिंग करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले मैं पार्टेड यूटिलिटी को यूज कर लेता हूँ, और फिर मैं जो है वो fdisk के थ्रू भी मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह इसको। यहाँ पे sudo के थ्रू हम बेसिकली यूज करेंगे sudo parted, ठीक है। आप इसको खाली एंटर करेंगे तो ये यूटिलिटी ओपन हो जाएगी, इस तरह से भी कर सकते हैं। और आप फिर बाय डिफॉल्ट ये devsd को यूज कर रहा है, लेकिन आप अगर इसको प्रिंट कमांड दें तो ये आपको जो आपकी एग्जिस्टिंग पार्टीशन है जो devsd है, जो पहले डिस्क अटैच थी, ये उसकी पार्टीशनिंग स्कीम दिखा रहा है, ठीक है। हमें बेसिकली devsdc को करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से भी सिलेक्ट इस तरह कर सकते हैं, सिलेक्ट /devsdc, ये सिलेक्ट मैंने किया और प्रिंट कमांड दूंगा। तो क्योंकि बिल्कुल ये नई हमारे पास इस वक्त पार्टीशन है, तो उसको बता रहा है कि ये बिल्कुल ब्लैंक पार्टीशन है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो एक चीज ये तरीका हो सकता है, और एक तरीका ये कि आप बजाय इसके कि आप पार्टिकुलरिटी को ओपन करें, उसके अंदर करें, आप कमांड बेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कमांड बेस किस तरह, और STC और आगे कमांड प्रिंट, ये जो मैंने अभी अंदर किया था वही काम आप बाहर CLI के ऊपर भी कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हमने जो सबसे पहला काम है कि हमने इसको पार्टीशनिंग करनी है devsdc के अंदर, तो पार्टीशनिंग के लिए मैं आपको कमांड के थ्रू ही बता देता हूँ टू मेक इट फास्ट, के बजाय इसके कि आप यूटिलिटी के अंदर जाएं और सारा कुछ करें। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे sudo parted, और यहाँ पे सबसे पहले हम डिसाइड करना है किस पार्टीशन को हम किस डिस्क को हमने यूज करना है devsdc। अब हमने यहाँ पे मेक लेबल कमांड से उसको बताना है कि जी अब आप पार्टीशनिंग स्कीम कौन सी चाह रहे हैं। आप यहाँ पे मास्टर बूट रिकॉर्ड जो MBR बेस्ड पार्टीशन स्कीम चाह रहे हैं, अगर MBR चाह रहे हैं तो MS-DOS लिखेंगे, MS-DOS। और अगर आप GPT पार्टीशनिंग टेबल चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पे हम GPT लिख देंगे, ठीक है। तो आइदर केस आप करना चाहें तो कर लो। ये उसने सिंपल अभी इस डिस्क के ऊपर जो पार्टीशनिंग स्कीम है वो उसने बेसिकली हमें बताई है। तो अगर मैं दोबारा वो प्रिंट कमांड से चेक करूं तो ये मुझे यहाँ पे देखें MS-DOS पार्टीशन टेबल MS-DOS होगी। अगर मैं GPT करता तो यहाँ पे GPT आती मेरे पास। हमने ये काम कर लिया, तो अब हमने पार्टीशन क्रिएट करनी है इसमें से। तो पार्टीशन स्कीम हमने बता दी, तो वही sudo parted devsdc हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम MK part, ठीक है। ये सारी आप यूटिलिटी के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम कमांड के थ्रू कर रहे हैं। मेक पार्ट मतलब मेक पार्टीशन, तो पार्टीशन हमने बनानी है इसको, और उसके बाद क्योंकि हम MS-DOS या MBR पार्टीशनिंग कर रहे हैं, तो MBR पार्टीशनिंग में आप 4 प्राइमरी और उसके बाद फिर एक्सटेंडेड और लॉजिकल पार्टीशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमरी बना लेते हैं, तो मैं ऐसे कहूँगा कि प्राइमरी एक बना दो, ठीक है। पार्टीशन जो टाइप है प्राइमरी, और उसके बाद मैं इसको कहता हूँ कि अब फाइल सिस्टम हमने बताना होता है कि कौन सा फाइल सिस्टम इसके ऊपर आप इंस्टॉल करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। वो XFS भी हो सकता है, वो ext4 भी हो सकता है, वो ext3 भी हो सकता है, जो भी फाइल सिस्टम आप चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं ऐसे कहता हूँ ext4 कर दें, ठीक है। XFS भी कर सकते हैं, ext4 भी कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें।
तो मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा। ये इसको यहाँ पे देने का मकसद ये नहीं कि ये इसको फॉर्मेट कर देगा, ये सिर्फ हम इन्फो दे रहे हैं इसको कि इस पार्टीशन के ऊपर हम ये फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। उसके बाद इसको हमने देना है जो रेंज है पार्टीशन साइज, मतलब जो भी पार्टीशन आपने क्रिएट करनी है उसका साइज क्या होगा। लेट्स सपोज आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि 1 MIB से लेके हम लेट्स सपोज से कहता हूँ कि मैं MIB हम कैपिटल दे देंगे, और लेट्स सपोज 10 GB है तो मैं इसको, तो ये हमारे पास हो गया पार्टीशनिंग रेंज हमने डिफाइन कर दी। अच्छा, उसने कहा जी आउटसाइड है ये जो आपने रेंज बताई है, तो हम इसको लेट्स सपोज 9000 MIB कर देते हैं। ये मैंने कर दिया तो इसने एक पार्टीशन बना दी। अब मैं इसको अगर दोबारा प्रिंट करूँ यहाँ पे, तो ये मुझे बता रहा है कि जी आपकी जो स्टार्टिंग और एंड, और ये आपकी 9.4 GB की एक प्राइमरी पार्टीशन बन गई है। तो प्राइमरी पार्टीशन अभी बनी है सिर्फ, ठीक है। लेट्स सपोज चेक करना हो दोबारा LSBL के कमांड से अगर आप देखें, तो अब ये देखें SDC जो डिस्क है आपकी, उसके अंदर एक पार्टीशन 8.8 GB की यहाँ पे उसने बना दी है, ठीक है। तो MIB मैंने यूज किया यहाँ पे, एक होता है MB और एक होता है MIB। अगर आप MB लिखेंगे वो भी एक्सेप्टेबल है, जो मैंने अभी पीछे कमांड लिखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप MB भी लिख सकते हैं। तो MB 1 MB मतलब 1000 किलोबाइट्स, और 1 MIB मतलब 1024 किलोबाइट्स। तो ये थोड़ा सा फर्क है यूनिट्स के अंदर। तो MIB हम लिखते हैं तो वो 2 की पावर से उसको मल्टीप्लाई करता है, 2 raised to power 10 जो है उससे मल्टीप्लाई करता है उसको। तो इसलिए ये थोड़ा सा फर्क है MIB का और MB का। तो अक्सर आपको ये नजर आएगा, तो आप दोनों यूज कर सकते हैं। यहाँ पे MB भी यूज कर सकते हैं, GB TB जो भी आप यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये हमने पार्टीशन क्रिएट कर दी, और पार्टीशन क्रिएट करने के बाद अगर लेट्स सपोज ये हमारे पास ना आए, तो हम यहाँ पे एक कमांड होती है udev adm settle, ये कमांड भी आप रन करके तो इसको इंश्योर कर सकते हैं। अगर सिस्टम ने इसको नहीं उठाया तो आप इस कमांड से उसको डिटेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने काम कर लिया, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है पार्टीशन हमने बना ली। अब पार्टीशन का अगला फेज है उसको फॉर्मेट करना। तो फॉर्मेट करने के लिए मैं यहाँ पे MKFS फाइल, ये बेसिकली sudo यूज करके तो मेक फाइल सिस्टम MKFS कमांड होती है, ठीक है। एक तरीका ये है कि MKFS -t और आगे मैं फाइल सिस्टम दूं ext4 या XFS, ठीक है, ये फाइल सिस्टम्स होते हैं, और आगे मैं पार्टी का नाम दूं। एक तरीका ये होता है कि MKFS के साथ उसकी डॉट लगा के, तो जो भी फाइल सिस्टम है अगर आप वो देंगे ext, अगर आप देखें तो ext2 3 4 सब की हुई है। और अगर आप MKFS .xfs करेंगे तो ये कमांड भी है। तो ये डॉट के साथ जरा आपको डायरेक्ट कमांड मिल जाती है sudo mkfs.ext4, क्योंकि मैंने ext4 फाइल सिस्टम उसके ऊपर इंस्टॉल करना है, तो ये मैं कर दूंगा, और आगे मैं पार्टीशन का नाम लिख दूंगा /dev/sdc1, ठीक है। क्योंकि जो नई पार्टीशन बनी है हमारे पास, उसका जो बाकायदा हम नाम यूज करेंगे वो हम इस नाम से यूज करेंगे, तो वो मैंने यहाँ पे SDC1 के नाम से कर दिया। तो ये हम इसको फॉर्मेट कर देंगे। तो जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो ये उसने उसको फॉर्मेट कर दिया, और फाइल सिस्टम बेसिकली हमारे पास आ गया। अच्छा, अब तो ये बेसिकली डिस्क फॉर्मेट भी हो गई। अब नेक्स्ट जो लास्ट इसका फेज है, ठीक है, वो है कि इसको माउंट करना। जिस तरह विंडोज में कल भी हमने डिस्कस किया था कि विंडोज में आप ड्राइव लेटर असाइन करते हैं, तो यहाँ पे हम उसको किसी डायरेक्टरी के ऊपर माउंट करते हैं। लिनक्स किसी भी डायरेक्टरी के ऊपर आप माउंट कर सकते हैं, चाहे वो एग्जिस्टिंग है या नई बना लें। लेट्स सपोज मैं नई कोई डायरेक्टरी बना लेता हूँ, sudo mkdir/ मैं ऐसे कहता हूँ कि ऐप डाटा के नाम से मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने डायरेक्टरी बना ली, एंटर किया। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने नई पार्टीशन के ऊपर मैंने फॉर्मेट किया इसको इस डायरेक्टरी के ऊपर माउंट करता हूँ। तो उसके लिए दो तरीके हैं, एक टेम्पररी माउंट है और एक परमानेंट माउंट है। तो अगर टेम्पररी माउंट करना हो तो उसके लिए हम sudo माउंट कमांड जो है वो काफी ज्यादा आप यूज करते हैं। यहाँ पे बताऊंगा पार्टीशन कौन सी है, SDC1, और इसको कहाँ पे माउंट करना है, माउंट पॉइंट इसको हम कहते हैं, ऐप डाटा। तो मैं इसको एंटर करूंगा तो इसने सक्सेसफुली इसको माउंट कर दिया। तो अब अगर मैं इसको देखूं LSBL के कमांड से, तो यहाँ पे ये देखें, ये मुझे बता रहा है कि आपकी SDC1 जो है उसका जो माउंट पॉइंट है वो ऐप डाटा है। और मैं अगर
करूं cd/app data, इसके अंदर जाके तो मैं कोई भी फाइल क्रिएट कर सकता हूं, टच फाइल 120, ठीक है। अब हमें यहाँ पे sudo यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने फाइल क्रिएट कर ली और ls करूंगा तो ये फाइल्स क्रिएट होगी, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया, लेकिन एक ये तो है टेम्पररी माउंट। आप जैसे ही सिस्टम को रिबूट करेंगे तो ये जो माउंट है ये खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम ये डिस्क जो है वो माउंट स्टेट में नहीं होगी। और अगर आप वैसे देखना चाहें तो एक्चुअल जो कमांड होती है df-h, तो ये आपको एक्चुअल बताती है कि कौन कौन से माउंट पॉइंट्स हैं और पार्टीशंस और उनके आगे कहाँ उनका माउंट पॉइंट कौन सा है। तो अगर आप देखें तो dev stc1 ये जो भी हमने बनाई, इसका ये बता रहा है कि जी इस वक्त यूज 1% है और ये ऐप डाटा के ऊपर माउंट है। तो ये डिफरेंट यहाँ पे स्टेटस आ रहा था। इसमें स्लैश बूट पार्टीशन है, स्लैश बूट EFI, इसके अंदर आपकी रिकवरी की कुछ फाइल्स होती हैं। इसके अलावा स्लैश रूट पार्टीशन है यहाँ पे, वो दिखा रहे हैं यहाँ पे। और भी बहुत सारी पार्टीशन होती हैं जिसमें स्वैप डिस्क होती है, जो कि स्वैप पार्टीशन होती है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आपकी जो मेमोरी है उसके अल्टरनेट के तौर पे यूज होती है। तो अगर आपका जो है वो मेमोरी फुली कंज्यूम हो जाती है तो फिर वो स्वैप पार्टीशन को यूज करता है जो डिस्क के ऊपर होती है, बट वो थोड़ी स्लो होती है, थोड़ी नहीं काफी स्लो होती है, तो इसलिए उसको एज ए अल्टरनेट के तौर पे या लेस फ्रीक्वेंट जो टास्क होते हैं उनको वो मूव कर देता है स्वैप पार्टीशन के ऊपर। तो खैर ये सारी इस वक्त स्कीम आ रही है हमारे पास। तो हमारी जो इस वक्त जो डिस्क है माउंट तो हो चुकी है, लेकिन वही बात है कि जैसे ही ये रिबूट होगा तो ये माउंट पॉइंट खत्म हो जाएगा और आपको दोबारा से ये कमांड जो मैंने अभी पीछे दी है ये देनी पड़ेगी। लेकिन इसका एक हल है, ये जो मैंने अभी माउंट कमांड दी है, तो इसका एक हल है कि परमानेंट माउंट करने के लिए हम एक काम करते हैं कि हमारे पास एक फाइल होती है sudo vim/etc के अंदर fstab की फाइल होती है, ठीक है। इसको हम इसके अंदर हम एक एंट्री कर देते हैं, तो आपको जो एंट्री मिलेगी वो कुछ इस तरह की मिलेगी। बाय डिफॉल्ट आपको ये ऊपर की 2-3 लाइंस नजर आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंट्री करते हैं, तो मैं यहाँ पे एक एंट्री कर देता हूँ, लेट्स सपोज जो मेरी अब डिस्क जो मैंने ऐड की है उस जो पार्टीशन है उसका नाम dev/sdc1, ठीक है। और माउंट पॉइंट हमने क्या रखा था, ऐप डाटा, वो दे देंगे। फाइल सिस्टम ext4, आगे कुछ ऑप्शंस होती हैं, हम लिख देंगे डिफॉल्ट्स। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बाद में नेटवर्क पार्टीशन या नेटवर्क शेयर को भी माउंट कराऊंगा तो उसमें हम ऑप्शंस देते हैं, रीड राइट सिंक करना है, रीड राइट फॉर्मेट में होगा, रीड ओनली में होगा। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं जो कि हम यूज करते हैं। बाज़ औक़ात क्रेडेंशियल्स भी डाल देते हैं कि अगर कोई नेटवर्क पार्टीशन है तो उसको लॉगिन करना है तो उसकी क्रेडेंशियल्स भी हम यहाँ पे एज ए रेफरेंस के तौर पे इस डिफॉल्ट की जगह पे ऑप्शंस देते हैं। तो वो ऑप्शंस डिफर कर सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन जो भी हम मैप करा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं, आपको अक्सर जगहों पे 0-0 नजर आ रहा होगा, कहीं पे 0-2 नजर आ रहा होगा, तो आप यहाँ पे 1-2 भी कहीं पे नजर आ रहा होगा। तो ये बेसिकली दो जो होती हैं, ये दो चेक्स बेसिकली दो एक एंटिटीज होती हैं। बेसिकली होता ये है कि एक के डंप यूटिलिटी होती है कि जब आपकी डिस्क क्रैश करेगी तो उसकी जो उसका डंप लेना है कि नहीं लेना, तो अगर आपने डंप लेना है तो 1 कर दें, नहीं लेना तो 0 कर दें। तो ये फर्स्ट है। और जो सेकंड फ्लैग है जो 2 लिखा हुआ है मैंने, ये होता है कि जब नेक्स्ट टाइम सिस्टम आपका रिबूट करता है तो ये उसको चेक डिस्क कमांड नहीं होती जिस तरह, तो ये चेक करेगा आपकी डिस्क को, चेक डिस्क करेगा कि अगर आपकी डिस्क में कोई इशू तो नहीं है। तो अगर डिस्क में कोई इशू नहीं है तो इट्स ओके। तो अगर आप चाहते हैं कि रिबूट के ऊपर ये आपकी डिस्क को या पार्टीशन को चेक करे तो उसके लिए फिर हम ये ऑप्शन को यूज कर लेते हैं। अदरवाइज अगर नहीं करनी तो 0 कर दें, तो ये इसको 0 कर देगा। तो इस तरह की ये बेसिकली एंट्रीज होती हैं। तो ये एंट्री सेव करने के बाद हम इसको बाहर आ जाते हैं राइट करके, और अभी मैं ये करता हूँ कि मैंने क्योंकि ऑलरेडी माउंट किया हुआ df-h करेंगे तो ये ऑलरेडी माउंट है, तो मैं इसको अनमाउंट कर देता हूँ। umount कमांड हम यूज करते हैं, sudo के साथ यूज करेंगे umount, और आगे या तो आप dev/sdc1 बता दें या फिर आप माउंट पॉइंट भी बता सकते हैं, जिस तरह ऐप डाटा। तो बेसिकली ये मैंने अनमाउंट कर दिया, और अगर अब मैं देखूं तो lsbl के कमांड से यहाँ पे कोई माउंट पॉइंट नहीं आ रहा ये stc1 के अगेंस्ट, क्योंकि मैंने अनमाउंट कर दिया उसको। और इसी तरीके से अगर हम df-h कमांड से देखें तो यहाँ पे भी नीचे आपको देखें तो कोई माउंट पॉइंट नहीं आ रहा, नथिंग। अब मैंने fstab के अंदर एंट्री मैंने कर दी है, तो अब अगर मैं इसको
चेक करना चाहूँ कि fs टैब की एंट्री वाकई वैलिड है, तो उसके लिए हमें कमांड होती है sudo mount -a। ये जितने भी आपकी जो fs टैब की फाइल होती है उसको रीस्कैन करता है, उसको रीड करता है दोबारा से और रीलोड करके जो भी माउंट पॉइंट्स हैं उनको माउंट करता है। अगर मैं इसको माउंट मैंने से करूँ तो होपफुली दोबारा माउंट हो जाना चाहिए। तो ये देखें यहाँ पे ये माउंट हो गई है dev stc1। और इसी तरीके से अगर मैं lsbl के करूँ तो वहां पे भी आपको नजर आ जाएगी। जैसे अब ये परमानेंट माउंट है। अब आप सिस्टम को रीबूट करेंगे तो इन दैट केस भी ये कंसिस्टेंट है और ये आपके पास रहेगी। ये तो मैंने एक बता दिया, और एक मैं आपको दिखा भी देता हूँ बेसिकली ग्राफिकल थोड़ा सा, कि जो हम बात कर रहे थे जीपीटी का एक और फायदा भी है कि मास्टर बूट रिकॉर्ड जो डिस्क होती है उसमें जो बूट इन्फो होती है वो फर्स्ट सेक्टर के अंदर होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्राइमरी पार्टीशंस होती हैं, फिर हम एक्सटेंडेड पार्टीशंस बना के तो उसके अंदर लॉजिकल पार्टीशंस बनाते हैं। ये बेसिकली एमबीआर बेस्ड का है। और जीपीटी पार्टीशंस का प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर आपको जो फर्स्ट रिकॉर्ड है जिसको हम मास्टर बूट रिकॉर्ड कहते हैं एमबीआर में, तो जीपीटी में वो फर्स्ट जो सेक्टर होता है उसके अंदर बूट इन्फो होती है कि ओएस की जो कर्नल को बूट करना है उसका एड्रेस वगैरह और सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है। तो उसकी एक बैकअप कॉपी लास्ट सेक्टर के अंदर भी होती है। तो ये बैकअप जीपीटी पार्टीशनिंग टेबल यहाँ पे भी पड़ी होती है। तो खुदा ना खास्ता अगर ये करप्ट हो जाता है फर्स्ट सेक्टर तो वो बैकअप जीपीटी से उसको रिस्टोर करके तो आपका मतलब काम आसान हो जाएगा। जो कि एमबीआर में खुदा ना खास्ता अगर पहला सेक्टर करप्ट हो गया है तो आपका ओएस लोड नहीं होगा। ये मैंने बेसिकली एक डायग्राम बना दिया। अच्छा, इसमें हमारे पास जो ऑर्डिनरी पार्टीशनिंग है वो हम किस तरह करते हैं कि एक डिस्क मैंने अटैच की, उसकी मल्टीपल पार्टीशंस की और हर पार्टीशन पे एक फाइल सिस्टम दे दिया एंड दैट्स इट। जो लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट जिसे कहते हैं या एलवीएम का कॉन्सेप्ट जो हम यूज करते हैं उसमें हम बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, वो किस तरह से वर्कआउट करता है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पार्टीशन, तो वो भी मैं लेकिन अब वो भी हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो इसमें जो एलवीएम है वो वर्क कैसे करता है लिनक्स के अंदर, तो उसमें सबसे पहले आपकी फिजिकल डिस्क होती हैं जो कि आपकी इंस्टेंस के साथ अटैच होती हैं, जैसा आप देख रहे होंगे डेव एसटीबी एसटीसी डी ई एफ, ये डिफरेंट आपकी डिस्क हैं। हम क्या करते हैं कि इनकी जो है वो डिस्क को हम फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिजिकल वॉल्यूम क्या चीज़ है? ये बेसिकली एक आप इसको फाइल सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। कि ये हम लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले ये करते हैं कि या जो कंप्लीट डिस्क को पीवी बना सकते हैं या उसके अंदर पार्टीशन करके तो उसको हम एक पीवी बना सकते हैं। फिजिकल वॉल्यूम बनते हैं। अब लेट्स सपोज ये डिस्क 100 जीबी की है, ये 200 की है, ये 300 की, ये 1 टेराबाइट की है, कोई 2 टेराबाइट की भी हो सकती है। तो ये सारी जितनी भी डिस्क हैं उनको हम पीवी में कन्वर्ट कर लेंगे फिजिकल वॉल्यूम में। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि एक वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करते हैं। ये बेसिकली दीज आर आप इसको लॉजिकल ऑब्जेक्ट्स कह लें, कंटेनर्स कह लें। तो वॉल्यूम ग्रुप एक बना के, ठीक है, पीवी को क्रिएट करने के लिए पीवी क्रिएट कमांड होती है और वॉल्यूम ग्रुप को क्रिएट करने के लिए वीजी क्रिएट कमांड होती है, ठीक है। तो वीजी क्रिएट कमांड लिनक्स के अंदर युबंटू हो चाहे सेंटोस हो, तो हम वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करते हैं और जितने भी पीवीज आपने बनाए हुए हैं उनको अगर आप वॉल्यूम ग्रुप के साथ रजिस्टर कर लें, ठीक है, तो जब हम उसको रजिस्टर कर लेते हैं तो अब अगर फॉर एग्जांपल इनकी एग्रीगेट स्पेस बनती है 10 टेराबाइट, ठीक है, तो वो 10 टेराबाइट टोटल कैपेसिटी हो जाएगी वॉल्यूम ग्रुप की। उसके बाद फिर हम बनाते हैं वॉल्यूम्स, ठीक है। आप इनको एलयूएंस भी कह सकते हैं लेकिन लॉजिकल वॉल्यूम कहते हैं इनको, ठीक है। लॉजिकल वॉल्यूम्स एलवी कहते हैं, वो हम बना लेते हैं। और वो जो वॉल्यूम हम बनाते हैं, ठीक है, वो हो सकता है कि वॉल्यूम का साइज हम 5 टेराबाइट भी रख सकते हैं, 4 टेराबाइट, 9 टेराबाइट भी रख सकते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी पार्टीशन में देखें तो एक पार्टीशन का जो मैक्सिमम साइज है वो कितना हो सकता है, जो कि उस डिस्क का साइज है टोटल, ठीक है। अगर एक मैंने मैक्सिमम इनमें से एक 4 टेराबाइट की डिस्क लगाई हुई है तो उसकी अगर पार्टीशनिंग करूं तो सिंगल पार्टीशनिंग का मैक्सिमम साइज 4 टेराबाइट होगा, ठीक है। उससे ज्यादा मैं उसको एक्सटेंड नहीं कर सकता, बढ़ा नहीं सकता, ठीक है। एक और मेथड है उनको यूज करके हम कर सकते हैं, बट अगेन ऑर्डिनरी लिनक्स की जो पार्टीशनिंग स्कीम है उसके थ्रू पॉसिबल नहीं है। तो एलवीएम का कॉन्सेप्ट हम क्यों यूज करते हैं कि इसमें हम ये करते हैं कि जितने भी हमारी फिजिकल डिस्क हैं उनको हम पीवीज में कन्वर्ट करके और वॉल्यूम ग्रुप का में रजिस्टर कर देते हैं। तो वॉल्यूम ग्रुप क्या करता है कि वो मैनेज करता है ये सारी चीजें। तो अगर आप वॉल्यूम ग्रुप के थ्रू लॉजिकल वॉल्यूम्स या आप कह लें कि एक पार्टीशन क्रिएट करेंगे तो उसका साइज आप इवन 9 टेराबाइट भी दे सकते हैं। तो वो क्या करेगा, बैकएंड के ऊपर खुद ही मैनेज करेगा। तो इसका फायदा एक तो ये है कि आप मैक्सिमम
पार्टीशन साइज भी ग्रो कर सकते हैं, जिस तरह डेटाबेसेस होती हैं, तो उनके लिए आप ये काम कर सकते हैं। प्लस ये कि लेट्स सपोज अगर आपका आपने जो लॉजिकल वॉल्यूम बनाया था उसका साइज आपने एक्सटेंड करना है, इंक्रीज करना है, तो वो भी आप इंक्रीज कर सकते हैं आसानी से। और अगर खुदा न खास्ता वॉल्यूम ग्रुप का टोटल साइज जो है वो खत्म हो चुका है, 10 टेराबाइट पूरी कंज्यूम हो गई है, तो आप एक और फिजिकल डिस्क अटैच करें, उसका पीवी बनाएं और उसको वॉल्यूम ग्रुप के साथ अटैच कर दें, तो उसकी स्पेस मजीद इंक्रीज हो जाएगी। तो वॉल्यूम ग्रुप या एलवीएम का जो कॉन्सेप्ट है लिनक्स के अंदर, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो प्रॉबल बेनिफिट्स ये है। मैं आपको यूबंटू की भी दिखाता हूँ पार्टीशनिंग स्कीम। तो यूबंटू की पार्टीशनिंग स्कीम भी वैसे ही होगी। यहाँ पे अगर मैं df-h कमांड करूँ तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो dev mapper ubuntu vg ubuntu lv, ये देखें ये lvm यहाँ बना हुआ, CentOS भी बनाया हुआ है। और अगर हम देखना चाहें कि वाकई ये चीज़ें बनी हुई हैं, तो उसकी डिफरेंट सिंपल कमांड होती हैं। आप लेट्स सपोज sudo lv डिस्प्ले कमांड यूज़ कर सकते हैं। ये आपको लॉजिकल वॉल्यूम जितने भी हैं उनकी डिटेल आपको बता देगी। ये आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये लॉजिकल वॉल्यूम, ये देखिए dev cl root, ये आपका जहाँ पे आपकी जो एक्चुअल स्लैश रूट पार्टीशन है वो बेसिकली यहाँ पे डिप्लॉयड है। इसी तरह अगर आप देखना चाहें पीवीज कितने क्रिएट हुए हैं, तो आप sudo pv डिस्प्ले कमांड से देख सकते हैं। तो ये मेरी एक डिस्क है जिसको मैंने फिजिकल वॉल्यूम बनाया हुआ है। और इसी तरीके से अगर आप वॉल्यूम ग्रुप देखना चाहें, टोटल वॉल्यूम ग्रुप कितने बने हुए हैं, तो ये आपको दिखा देगा कि जी एक वॉल्यूम ग्रुप बना हुआ है CL के नाम से और उसका ये टोटल साइज है। तो ये ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट सेम यहाँ पे भी आपको वही चीज़ आपको मिलेगी, वॉल्यूम ग्रुप डिस्प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो खैर ये एक डिटेल बड़ी लंबी हो जाएगी। इसमें जो कमांड सेट है कोई इतनी खास इसमें साइंस नहीं है। आप जो है वो pv create कमांड है टू क्रिएट द फिजिकल वॉल्यूम, vg create टू क्रिएट द वॉल्यूम ग्रुप, और जो है वो लॉजिकल वॉल्यूम जो lv create कमांड होती है लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए। तो आप इसको कहेंगे तो मैं आपको लैब भी शेयर कर दूंगा, मेरा ख्याल है उसमें है, अगर नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको लैब शेयर कर दूंगा। तो आप चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट मैंने आपको बता दिया। नॉर्मल लोग जो है इसको यूज़ करते हैं टू जब आपने आपकी जो लॉजिकल वॉल्यूम या पार्टीशन है जो कि आप यूज़ कर रहे हैं टू स्टोर डाटा, डेटाबेसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं या एप्लीकेशन की कोई रिपोजिटरी के लिए यूज़ कर रहे हैं, और आपने उसका साइज को बाद में इंक्रीज करना हो, तो LVM के थ्रू आप इजीली इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक हम देख लेते हैं हाउ टू माउंट NFS पार्टीशंस या नेटवर्क फाइल पार्टीशंस होते हैं, ठीक है। कि बाज़ात आपने बैकअप्स करने होते हैं अपनी जितने भी डेटाबेसेस के डंप्स वगैरह होते हैं या एप्लीकेशन के जो बैकअप्स होते हैं, उनको हम नॉर्मली एक रिमोट लोकेशंस के ऊपर रखते हैं। तो रिमोट लोकेशन क्या होती है, वो एक IP बेस्ड स्टोरेज हो सकती है। तो सिंपल आपने उसको माउंट करना होता है अपने यहाँ पे लिनक्स की मशीन के ऊपर, ताकि उसको यूज़ कर सकें। मेरे पास एक NAS ड्राइव ऑलरेडी है, मैं उसको मेरे पास इस वक्त ओके ये बूटिंग मोड में आ चुकी है, तो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको कि ये सिंपल NAS ड्राइव्स होती हैं। आपके पास जो मॉडर्न IP स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो हाई एंड की हैं, उनमें भी सेम पैटर्न होता है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज ये ISO इमेजेस की डायरेक्ट का एक शेयर फोल्डर मैंने बनाया। तो अक्सर जो डिफरेंट इस तरह NAS स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, उनमें यही मेथड होता है कि आप एक शेयर डायरेक्टरी बनाते हैं। और मैंने यहाँ पे NFS प्रोटोकॉल लिनक्स का है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल विंडोज़ का है, या लिनक्स के अंदर भी आप VSFTP से यूज़ कर सकते हैं, माउंट कर सकते हैं। लेकिन हम NFS को यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि लिनक्स बेस जो है उसके लिए NFS होता है। तो सिंपल मैं इसको ऑन कर दिया तो ये मुझे बता रहा है कि आपने अगर माउंट करना है तो ये इसका माउंट पॉइंट है। तो ये आप समझ लें IP है स्टोरेज का, और ये उसका बेसिकली माउंट पॉइंट है। तो मुझे ये जो शेयर फोल्डर है, आप इसको शेयर डायरेक्टरी भी कह सकते हैं ओवर द लिनक्स, आप इसको नेटवर्क पार्टीशन भी कह सकते हैं, नेटवर्क शेयर डायरेक्टरी, जो भी आप कहना चाहें। तो नॉर्मली हमें ये माउंट करनी पड़ती हैं लिनक्स की इंस्टेंस के ऊपर। विंडोज़ के ऊपर भी आप माउंट कर सकते हैं यूजिंग कुछ थर्ड पार्टी टूल के। बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के अंदर जो है ब्राउज़र सपोर्ट नहीं है NFS की, तो आपको जो है वो थर्ड पार्टी, या तो आप मोज़िला क्लाइंट यूज़ कर लें, वो उसके थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो लिनक्स के अंदर हम डायरेक्टली इसको माउंट कर सकते हैं। तो ये एक NFS ड्राइव है। तो मैं इसको
तो अब लेट्स सपोज आपको एक जो रन बुक्स होती हैं उनके अंदर ये ऑप्शन मिलती है कि जनाब आपने इसको माउंट करना है, ये माउंट पॉइंट है, ये आईपी स्टोरेज है और ये इसकी शेयर डायरेक्टरी है और आपने इसको माउंट करना है। एनएफएस जो है नेटवर्क फाइल सर्वर होता है, लिनक्स बेस्ड होता है। एनएफएस सर्वर आप अपना भी खड़ा कर सकते हैं, ठीक है, लिनक्स के ऊपर मुश्किल नहीं है। एनएफएस की सर्विस इंस्टॉल करें और एक्सपोर्ट एफएस के नाम से फाइल होती है एटीसी के अंदर, और एक्सपोर्ट एस के नाम से उसके अंदर जाके आप यही पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। बट अगेन फिलहाल मेरे पास एनएफएस सर्वर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है नेस्ट डिवाइस, तो उसके अंदर एनएफएस की सपोर्ट है। तो मैं बेसिकली लेट्स सपोज मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इसको आपने माउंट करना है, ठीक है। तो इसको माउंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, NFS ISO इमेजेस है। अच्छा, ये एक मेक श्योर कीजिएगा क्योंकि लिनक्स जो है वो केस सेंसिटिव है, तो मेक श्योर जो भी आपने यहाँ पे कैपिटल यूज किए हुए हैं तो आपने इसी तरह ही यूज करना है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जब वो माउंट करने की कोशिश करते हैं तो माउंट नहीं करता। समटाइम्स कुछ एप्लीकेशन होती हैं जो कि खुद ही ऑटो रिजॉल्व कर लेती हैं, कुछ नहीं करती। तो इसलिए बेहतर ये कि आप ये केस सेंसिटिवनेस या तो फिर सारा स्मॉल में दें, या फिर ये अगर यहाँ पे कैपिटल लेटर्स यूज हुए हैं तो आप उनको यूज करें। अच्छा, यहाँ पे अब हम कैसे करेंगे, हम वापस आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो हमने माउंट करना है इसके लिए सिंपल आप यहाँ पे माउंट कमांड यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगेन जो भी माउंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक माउंट पॉइंट चाहिए लिनक्स फाइल सिस्टम के ऊपर। माउंट पॉइंट क्या होता है, वो एक बेसिकली डायरेक्टरी होती है, जैसे हमने पहले किया, किसी भी पार्टीशन को अगर हमने फॉर्मेट करके माउंट करना है तो माउंट पॉइंट चाहिए। तो इस तरह लिनक्स के अपना एनएफएस जो शेयर्ड डायरेक्टरीज होती हैं इनके लिए भी आपको किसी न किसी डायरेक्टरी पे माउंट करना है। वैसे अगर आप ls/ करूं तो ये जो mnt होती है /mnt का भी, ये आपकी बैकवर्ड, ये नॉर्मली आप इसको यूज करते हैं अगर आपने टेम्पोररी माउंट करना है, ठीक है, एनएफ। लेकिन आजकल क्योंकि ये जितनी भी आपकी CD DVD ROM होती हैं थी पुराने वर्जन के अंदर, वो हम इसमें माउंट करते थे। लेकिन अब मीडिया का फोल्डर बन गया, तो मीडिया के फोल्डर के अंदर यूजर के नेम के बाद उसकी जो है वो ऑटोमेटिकली जो CD DVD होती है वो माउंट हो जाती है। तो आपके पास ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए एग्जिस्ट करती है। आप चाहें तो इस पर भी माउंट कर सकते हैं, चाहें तो आप अपना भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक डायरेक्टरी अपनी बना लेता हूँ यहाँ पे, और मैं उसको नाम देता हूँ sudo, बल्कि हम ubuntu में कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ दिस, हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो हम इसे कहते हैं कि sudo mkdir/ मैं इसे कहता हूँ NFS share के नाम से, मैं एक वैसे ही डायरेक्टरी बना देता हूँ, ठीक है। ये माउंट पॉइंट मैं के लिए डायरेक्टरी बना रहा हूँ। अब मैंने NFS जो है मैंने पार्टीशन को माउंट करना है तो वो कैसा होगा, तो उसके लिए CLI के थ्रू हम क्या कमांड देंगे, sudo अगेन माउंट कमांड हम यूज करते हैं, माउंट, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे -t टाइप बताते हैं, वो है NFS, हम बताएंगे NFS है। तो NFS पार्टीशन को माउंट कर लें, और उसके बाद फिर हम इसको यहाँ पे बताएंगे कि जनाब -o होता है ऑप्शंस, आपने देखा होगा, मैं वहाँ पे भी आपको बताया था FS टैब के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शंस हम दे सकते हैं। ऑप्शंस में हम क्या देते हैं कि ये जो हम शेयर्ड डायरेक्टरी है जो NFS के थ्रू शेयर्ड है, इसको हम रीड ओनली मोड में करेंगे, रीड राइट मोड में करेंगे, किस मोड में इसको हमने डिटेक्ट करना है। तो लेट्स सपोज मैं अगर RO करूंगा तो रीड ओनली है, RW करूंगा तो रीड राइट है, और सिंक ताकि जो भी डाटा आप राइट करें इमीडिएटली वो रिमोट स्टोरेज के ऊपर भी राइट हो जाए। एक rsync होता है, सॉरी async होता है, नॉट rsync, async होता है। async में होता है कि डाटा टेम्परली आपकी यहाँ पे राइट हो जाएगा सिस्टम पे, लेकिन रिमोट जो लोकेशन है वहाँ पे बाद में राइट होता है। तो आप सिंक का मतलब है कि इमीडिएट राइट करना है, क्योंकि अगर आप इसको एज ए क्लस्टर पार्टीशन के तौर पे भी यूज कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप सिंक की ऑप्शन को यूज करें। उसके बाद हम बताते हैं आगे IP एड्रेस, जहाँ पे वो आपकी NAS या आपकी जो नेटवर्क जो शेयर है वो माउंटेड है, तो मैं इसको 101 जो मेरा IP है वो दे दूंगा, कॉलन आगे NFS, जो भी डायरेक्टरी आपको पाथ दिया होगा वो आपने फॉलो करना है। ISO हम चेक भी कर लेते हैं कि केस सेंसिटिवनेस का हमने, ओके मैं देख लेता हूँ दोबारा यहाँ पे शेयर्स में जाके, तो ये हमने कमांड देनी है sudo mount -t NFS -o read write sync, और ये IP और आगे माउंट पॉइंट। तो इसको मैं एंटर करता हूँ, इसने हमें मैसेज दिया कि जी माउंट कांट फाइंड इन etc FS टैब। तो ubuntu में एक इसने डायरेक्ट माउंट नहीं किया। अगर यही कमांड मैं यहाँ पे दूं sudo mount, मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ, तो उस पे मैं उस मसले में बाद में आता हूँ। तो यहाँ पे भी अगर हम यही कमांड दें sudo mount -t, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको
NFS -o read write sync और 192.168.10.101 colon NFS ISO images। ठीक है, तो हम इसको दे देते हैं यहाँ पे। और अच्छा सॉरी मैंने माउंट पॉइंट नहीं बताया वहाँ पे, दैट इज यहाँ पे माउंट पॉइंट हमने बताया, हमने बनाया था NFS शेयर। ठीक है जी, माउंट पॉइंट बना दिया। हम यहाँ पे लेट्स सपोज कर लेते हैं /MNT को यूज कर लेते हैं और मैं एंटर करता हूँ उसको। तो ये इसने हमारे पास जो है वो, अच्छा ये इसने माउंट कर लिया। अगर DF-H करूँ तो ये हमारे पास दिखा रहा है यहाँ पे कि ये इसने सक्सेसफुली माउंट कर लिया। 7.3 टेराबाइट की साइज है और यूज 479 है और 6.7 टेराबाइट जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो ये टेम्पररी माउंट है, अगर इसको आपने रिबूट किया तो ये माउंट पॉइंट खत्म हो जाएगा। अगर आपने परमानेंट माउंट करना है तो वो भी मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे करता हूँ, फिर मैं ubuntu पर भी आपको करके दिखाता हूँ। ETC अगेन FS टैब के अंदर हमने एंट्री करनी है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये आगे हमें चाहिए होगा। अच्छा यहाँ पे आए और यहाँ पे अगेन आप यहाँ पे एंड में, अब यहाँ पे आपने बताना है कि वो माउंट पॉइंट जो मैंने बताया था आपको माउंट कहाँ से करना है। ये हमारा माउंट पॉइंट क्या होगा, /MNT फाइल सिस्टम NFS ऑप्शन डिफॉल्ट की जगह पे रीड राइट और सिंक बता देंगे और इसको हम 0 और 0 कर दें, क्योंकि ये नेटवर्क पार्टीशन है तो इसलिए हम इसको इसका डंप वगैरह या इसको चेक नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ये नेटवर्क पार्टीशन है। तो ये करने के बाद आपने ये एंट्री करनी है FS टैब के अंदर। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। अच्छा अब मैं u माउंट करता हूँ, u माउंट हाँ NFS कॉमन वो मैं पैकेज इंस्टॉल करता हूँ, बिल्कुल सही है, वो मैं आता हूँ उस पर। तो मैंने कहा वो टाइम ज़रा लग जाएगा, तो u माउंट माइनस में MNT करता हूँ, सॉरी। तो ये जनाब LS हमारे पास आ जाएगा और अच्छा अब हमारे पास DF-H, तो हमारे पास वो माउंट पॉइंट खत्म हो गया। तो अगर FS टैब की एंट्री चल रही होगी तो अगर मैं यहाँ पे sudo mount -a करूँगा तो ये माउंट हो गया। और अगर आपने देखना है तो आप इसको माउंट जो है वो कमांड को पाइप साइन ग्रैब करके सिर्फ IP एड्रेस लिख लें 192.168.10.101, तो ये देखें ये एंट्री आई हुई है। तो ये बता रहा है कि ये ऑलरेडी इसने माउंट कर दिया। तो टाइप NTFS, ये तो सेंटर्स में तो NFS कॉमन वही पैकेज इंस्टॉल्ड हुआ है, तो यहाँ पे वो हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम sudo apt installed, वही बात है कि कुछ पैकेज इन्होंने जो है वो इंस्टॉल किए हुए हैं, कुछ पैकेज बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं होते, ubuntu में नहीं है होंगे, कुछ CentOS के अंदर होंगे। तो अब अगर हम DF-H करें तो यहाँ पे भी हमारे पास वही पार्टीशन जो वहाँ पे थी 7.3 टेराबाइट यहाँ पे भी हो रही है। अगर आप देखें तो मैंने एक लिहाज से दो मशीन्स को एक शेयर स्टोरेज प्रोवाइड कर दी मैंने, तो दोनों के पास एक ही नेटवर्क पार्टीशन आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे LS/MNT करूँ तो मेरे पास ये सारी आ रही है, अमेजोन ये जो भी इसके अंदर आई है इमेजेस पड़े हुए हैं। और अगर मैं यहाँ पे भी करूँ LS/NFS शेयर तो यहाँ पे मेरे पास वही चीज़ आ रही है। तो अब यहाँ पे अगर आप कोई डाटा कॉपी शेयर करना चाहें बिटवीन दीज टू मशीन्स तो आप इसको एज ए शेयर पार्टीशन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी परमानेंट माउंट के लिए आप FS टैब के अंदर एंट्री डाल देंगे तो वो ऑटोमेटिकली यही एंट्री जो भाई ने क्रिएट की है इसी एंट्री को आप जो है वो कॉपी कर लें और sudo vim/etc FS टैब। अच्छा यहाँ पे हम ये FS टैब ubuntu की है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट जो आपकी स्वैप पार्टीशन है, आपकी बूट पार्टीशन है और रूट पार्टीशन है, उसकी एंट्रीज हुई हुई हैं। तो यहाँ पे भी आप जो है वो सेम फाइल सिस्टम बता देंगे और उसके बाद आप उसका जो माउंट पॉइंट है वो बता देंगे NFS शेयर। इसके अलावा उसका जो टाइप है NFS और इसके अलावा ऑप्शंस रीड राइट सिंक और 0/0। ठीक है, ये आप बेसिकली इसको हमने टाइप्स बता दी। तो ये मैं करके और उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे और सेव करने के बाद हम sudo u mount -a कर देते हैं। तो लेट्स सी ये हमें जो
FS टैब की फाइल है उसको रीड करके उसमें जितने भी माउंट पॉइंट्स हैं उनको माउंट कर देगा हमें। अच्छा, क्वेश्चन आया जी कि हमारे पास वन क्वेश्चन, द शेयर इज माउंटेड अगेंस्ट मल्टीपल होस्ट एंड हाउ कैन रिस्ट्रिक्ट फर्स्ट इट्स कोटा, second how it will be manage read write operation between different hosts that will be exceed access parallel loads। बेसिकली देखें जो नेटवर्क पार्टीशन होती है इसका कोटा आपको नेस जो स्टोरेज होती है सर्वर साइड के ऊपर वहां पे डिफाइन होगा, वहां पे आप कोटा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन जितनी भी है वहां पे लगाई जा सकती है। और दूसरा ये है कि रीड राइट ऑपरेशंस, क्योंकि NFS बेस्ड जो पार्टीशंस होते हैं, ये जो फाइल लेवल प्रोटोकॉल होते हैं, ये थोड़े स्लो होते हैं, तो नॉर्मली हम इनको क्लस्टर सर्विसेज के लिए नहीं यूज करते, ना ये वो कोरम डिस्क टाइप उसके लिए हम यूज करते हैं। ये जस्ट एक जैसे कहते हैं ना कि फाइल शेयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप करना चाहें, या लोएस्ट जैसे कहते हैं कि कैटेगरी की जो क्लस्टरिंग है उसके लिए अगर आप यूज करना चाहें तो आप उसको उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं। फॉर अदर पर्पज आप इसको जो है वो जस्ट फाइल शेयरिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल उसी काम के लिए इसको इस्तेमाल किया था। हम नॉर्मली अगर हम बात करें वर्चुअलाइजेशन के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं टू स्टोर ISO इमेजेस या नॉन VM बेस्ड जो डाटा होता है उसको कीप करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो कोटा जो है वो आपको सर्वर साइड पे होगा, मतलब वो ऐसे आपकी ये जो ये NAS ड्राइव है यहाँ पे आप जो है ना वो कोटा डिफाइन कर सकते हैं। चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बाकी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।